कहानी की शुरुआत में हम टॉम और उसकी छोटी बहन मेरी को देखते हैं। दोनों अनाथ थे, इसलिए वो अपने अंकल नाइल के पास रहने के लिए न्यूयॉर्क सिटी आ गए थे। दोनों शिप पोर्ट पर बैठकर अपने अंकल का इंतजार कर रहे थे। मैरी अपने फादर और अंकल नाइल की फोटो देखते हुए कहती है, पापा और अंकल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अभी तक हमें लेने क्यों नहीं आए। तभी एक छोटा सा पप्पी मैरी के पास आकर उसे देखने लगता है। मैरी उसे खाने के लिए ब्रेड देती है, जिससे वो पप्पी खुशी से उसकी तरफ देखने लगता है। मैरी उसका नाम स्पार्की रख देती है और टॉम से पूछती है, क्या हम इसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं? लेकिन टॉम साफ मना कर देता है। इस पर मैरी कहती है, जब तक अंकल नाइल हमें लेने नहीं आते तब तक मैं स्पार्की को अपने साथ रखूंगी। मैरी के बार बार जिद करने पर आखिरकार टॉम मान जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन अंकल नाइल अब तक उन्हें लेने नहीं आते। तब मैरी कहती है, हमारे पास अंकल का एड्रेस तो है, क्यों ना हम खुद ही उनके घर चले जाएं। एड्रेस देखकर टॉम कहता है कि अंकल नाइल कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो न्यूयॉर्क से बहुत दूर है। आखिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? मैरी तुरंत जवाब देती है, हम ट्रेन से कैलिफोर्निया जा सकते हैं, और वैसे भी तुम्हें ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है। टॉम के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मैरी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन उनके पास आयरलैंड के पैसे थे, जिसकी वजह से वो ट्रेन की टिकट नहीं खरीद पाते। इसके बाद टॉम वायलिन बजाकर लोगों का मनोरंजन करने लगता है। उसकी धुन सुनकर खुश हुए लोग उसे कुछ पैसे देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरी भी लोगों का सामान उठाने में मदद करती है, जिसके बदले उसे भी पैसे मिलते हैं। लेकिन इतने पैसों के बावजूद वो दोनों टिकट खरीदने लायक रकम जमा नहीं कर पाते और मायूस हो जाते हैं। तभी वहां अनाथ बच्चों का एक बड़ा ग्रुप आता है, जो कैलिफोर्निया जाने वाली ट्रेन में सफर करने वाला था। टॉम और मैरी भी चुपचाप उसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इतने सारे बच्चों को देखकर टिकट चेक कर सभी की टिकट अच्छे से चेक नहीं कर पाता और उन्हें भी ट्रेन के अंदर जाने देता है। टॉम और मैरी जाकर बोगी के आखिरी हिस्से में बैठ जाते हैं, ताकि किसी का ध्यान उन पर न जाए। अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाली महिला एलेनोर उन दोनों को देख लेती है और पूछती है, तुम दोनों कौन हो? इस पर टॉम घबरा कर कहता है, हम गलती से इस बोगी में आ गए, अगर आपको परेशानी हो रही है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। एलेनोर उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों अकेले सफर कर रहे हो? तब मैरी उन्हें पूरी बात बताती है। वो कहती है कि उनकी ग्रैंडमा ने उन्हें कैलिफोर्निया में रहने वाले अंकल नाइल के पास भेजा था, लेकिन अंकल उन्हें लेने नहीं आए और उनके पास टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो इस ट्रेन में छुपकर बैठ गए। एलेनोर मुस्कुराते हुए कहती है कि इस ट्रेन में मौजूद सारे बच्चे भी अनाथ हैं और वो उन सभी के लिए नए परिवार ढूंढ रही है, ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके। इसके बाद वो टॉम और मैरी से कहती है कि सफर काफी लंबा है, इसलिए वो दोनों भी बाकी बच्चों के साथ यहीं रह सकते हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वो बेझिझक उससे बात कर सकते हैं। मैरी खुश होकर एलेनोर को अपना और टॉम का नाम बताती है और कहती है, हम दोनों भी इन बच्चों की तरह अनाथ हैं। ट्रेन आगे बढ़ने लगती है और मैरी बाकी लड़कियों से दोस्ती करके उनके साथ खेलने लगती है। तभी अचानक टिकट चेकर उनकी बोगी में आ जाता है। बाकी लड़कियां चालाकी से उसका ध्यान भटका देती हैं। इसी दौरान टॉम और मैरी स्पार्की को लेकर सामान रखने वाली जगह में जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही टिकट चेकर वहां से जाता है, मैरी फिर से लड़कियों के साथ खेलने लगती है। उन्हीं बच्चों में एक अपाहिज लड़का भी था, जिसका नाम निक था। मैरी पूछती है, क्यों ना हम निक को भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाए? तब एक लड़की उसे बताती है कि निक अपनी जगह से उठ नहीं सकता और हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। मैरी फिर भी निक के पास जाकर उसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन निक अपने हाथ पैर ठीक से हिला भी नहीं पाता। तभी एलेनोर मैरी को बताती है कि अफसोस, निक बचपन से पैरालाइज्ड है। वो बहुत मुश्किल से अपने शरीर को हिला सकता है और बोल भी नहीं सकता। लेकिन एलेनोर कहती है कि वो निक के चेहरे के हाव भाव देखकर उसकी बातें समझ जाती है। इसके बाद मैरी फिर से बाकी लड़कियों के साथ खेलने लगती है। उधर टॉम को ट्रेन बहुत पसंद थी, इसलिए वो भागते हुए इंजन की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उस आदमी की बंदूक नीचे गिर जाती है। हालांकि टॉम या आसपास मौजूद किसी भी इंसान का उस पर ध्यान नहीं जाता और वो आदमी तुरंत अपनी बंदूक उठा लेता है। दरअसल उस आदमी का नाम विल्सन था और वो एक खतरनाक डाकू था, जो इस ट्रेन को लूटने आया था। उधर टॉम ट्रेन के इंजन तक पहुंच जाता है, लेकिन स्पार्की भी उसके पीछे पीछे वहां तक आ गया था। तभी स्पार्की को एक कबूतर दिखाई देता है। उसे पकड़ने के चक्कर में वो लकड़ियों से भरी बोगी में जा गिरता है। स्पार्की को बचाने के लिए टॉम भी तुरंत उस बोगी के अंदर चला जाता है। लोको पायलट की नजर अचानक टॉम पर पड़ जाती है। वो तुरंत टॉम को लकड़ियों वाली बोगी से नीचे उतार देता है, ताकि उसे कोई चोट न लग जाए। तभी लोको पायलट की नजर टॉम की टोपी पर जाती है। दरअसल टॉम ने अपने फादर की पुरानी इंजीनियर वाली हैट पहन रखी थी। उसे देखकर लोको पायलट हैरान हो जाता है और टॉम से उस हैट के बारे में पूछता है। इस पर टॉम बताता है, मेरे फादर आयरलैंड में ट्रेन इंजीनियर थे और ये हैट उन्होंने ही मुझे दी थी। ये सुनकर लोको पायलट खुश हो जाता है और टॉम को ट्रेन चलाने का मौका देता है।
अपना सपना पूरा होता देखकर टॉम बेहद खुश हो जाता है। कुछ समय बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहां कुछ लोग अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए आए थे, लेकिन निक की विकलांगता की वजह से कोई भी उसे गोद नहीं लेता। ये देखकर निक और एलेनर दोनों का दिल टूट जाता है। निक को उदास देखकर मेरी भी चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाती है। उसी स्टेशन से विल्सन का एक साथी भी ट्रेन में चढ़ता है। उसके पास भी बंदूक थी। दरअसल वो सभी मिलकर ट्रेन को लूटने की साजिश रच रहे थे। विल्सन अपने साथियों से कहता है, ट्रेन में कोई खतरा नहीं है, हम आसानी से अपना काम कर लेंगे। इसके बाद वो एक बॉक्स में रखे तीरों को देखने लगता है। उधर मैरी निक को खुश करने के लिए उसके साथ खेलने लगती है, जिससे निक थोड़ा मुस्कुरा देता है। तभी टिकट चेकर एक बार फिर चेकिंग के लिए बोगी में आता है। उसे देखकर टॉम और मैरी स्पार्की को लेकर ट्रेन की छत पर चले जाते हैं। जैसे ही टिकट चेकर वहां से जाता है, तभी स्पार्की एक कबूतर को पकड़ने के चक्कर में ट्रेन से नीचे कूद जाता है। उसे बचाने के लिए मैरी भी तुरंत ट्रेन से कूद पड़ती है, लेकिन टॉम दोनों को गिरने से बचा लेता है। इसी दौरान एक आदमी खिड़की से स्पार्की को देख लेता है और अपनी वाइफ को इसके बारे में बताने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी शराब की बोतल छीन लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर रुक जाती है। इस बार ट्रेन के आसपास विशाल बफेलो घूम रहे थे। उन्हें देखकर निक काफी खुश हो जाता है। मैरी तुरंत टॉम से कहती है, क्यों ना हम निक को नीचे ले जाएं ताकि वो बफेलो को करीब से देख सके, लेकिन टॉम मना कर देता है। फिर भी मैरी बार बार जिद करने लगती है और निक भी बफेलो को देखकर बेहद खुश लग रहा था। आखिरकार टॉम मान जाता है और निक को ट्रेन से नीचे उतार देता है। उसी दौरान एक लड़की उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देख लेती है, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो कुछ कहे बिना वापस सो जाती है। तभी एक विशाल बफेलो निक के पास आ जाता है। मैरी प्यार से निक का हाथ पकड़कर बफेलो को छूने में उसकी मदद करती है। ये महसूस करके निक बेहद खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है। टॉम और मैरी निक को लेकर दोबारा ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक व्हील चेयर पर था, इसलिए वो लोग ट्रेन पकड़ नहीं पाते। टॉम को मैरी पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यहाँ तक कि फादर का वायलिन भी ट्रेन में ही रह गया। उधर ट्रेन के अंदर वही लड़की एलेनोर को बताने की कोशिश करती है कि निक, टॉम और मैरी पीछे छूट गए हैं, लेकिन एलेनोर उस समय काम में व्यस्त थी, इसलिए वो उसकी बात ध्यान से नहीं सुन पाती। इधर टॉम को पास में एक पुराना वेयर हाउस दिखाई देता है, जिसके पास एक पुरानी ट्रेन कार्ट खड़ी थी। टॉम उस कार्ट को ठीक करने लगता है। मैरी भी उसकी मदद करने आगे आती है, लेकिन टॉम गुस्से में उसे मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए, बेहतर होगा कि तुम किसी चीज को हाथ मत लगाओ। इसके बाद वो अकेले ही कार्ट ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी परेशानी होने लगती है। आखिरकार वो मजबूरी में मैरी की मदद लेता है। दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और आखिरकार उस ट्रेन कार्ट को पूरी तरह ठीक कर देते हैं। इसके बाद टॉम, मैरी और निक उसी कार्ट में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर ट्रेन में एलेनोर को जब निक कहीं दिखाई नहीं देता तो वो घबरा जाती है। वो उस लड़की से निक के बारे में पूछती है। तब लड़की बताती है कि टॉम और मैरी निक को ट्रेन से नीचे ले गए थे ताकि वो बफेलो देख सके। वो कहती है, मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ये सुनते ही एलेनोर बुरी तरह परेशान हो जाती है। उसे निक की बहुत चिंता होने लगती है, लेकिन तभी अचानक डाकू ट्रेन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक डाकू अनाथ बच्चों वाली बोगी में घुस जाता है, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं। उधर टॉम और उसके साथी अपनी ट्रेन कार्ट की मदद से दोबारा ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब टॉम ट्रेन के अंदर जाता है तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो अपना सामान लेकर वापस लौटने लगता है। तभी उसकी नजर तीर के बॉक्स पर पड़ती है जो विल्सन छोड़ गया था। टॉम वो तीर उठाकर मैरी से कहता है, मुझे ट्रेन के अंदर शायन कबीले का तीर मिला है। शायद उन्हीं लोगों ने ट्रेन पर हमला करके सबको बंदी बना लिया है। हमें जल्दी किसी से मदद लेनी होगी। इसके बाद वो लोग अपनी कार्ट लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर तीनों आग जलाकर वहीं आराम करने लगते हैं। आधी रात को अचानक कुछ भेड़िए टॉम और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। टॉम तुरंत मैरी को बचा लेता है और जलती हुई लकड़ियों की मदद से भेड़ियों को डराकर दूर भगाने की कोशिश करता है। इसके बाद टॉम जानबूझकर भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। मौके का फायदा उठाकर मैरी निक को लेकर ट्रेन कार्ट पर चढ़ जाती है। तभी स्पार्की टॉम को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। भेड़िए उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन टॉम किसी तरह स्पार्की को बचा लेता है और उसे लेकर वापस कार्ट पर आ जाता है। लेकिन तभी एक भेड़िया भी कार्ट के ऊपर चढ़ जाता है और सीधे मैरी पर हमला करने लगता है। ये देखकर निक उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। भेड़िया निक पर झपटता है, लेकिन तभी वो कार्ट के हैंडल से टकराकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद टॉम पानी पीने के लिए कार्ट रोक देता है। दरअसल भेड़िए ने उसके पैर में काट लिया था, जिसकी वजह से अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैरी उसका हाथ पकड़कर उसे नदी के पास ले जाती है, लेकिन तभी वहां शायन कबीले के लोग आ जाते हैं।
वो टॉम और उसके साथियों को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। कबीले में पहुंचते ही टॉम को मैरी और निक से अलग कर दिया जाता है, जिससे मैरी काफी डर जाती है। कुछ देर बाद शायन कबीले के मुखिया मेक बुई वहां आते हैं। मैरी को लगता है कि वो लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, इसलिए वो उनसे इशारों में बात करने लगती है। तभी टॉम वहां पहुंचता है और मैरी को बताता है कि शायन कबीले के लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहता है, इन्होंने मेरे पैर का इलाज किया और मुझे पता चला कि ट्रेन पर हमला इन्होंने नहीं किया था। इसके बाद मेकबुई बताते हैं कि असल में डाकू उनके कबीले की आड़ लेकर ट्रेनों पर हमला करते हैं। वो ट्रेन में उनके कबीले की निशानियां छोड़ देते हैं ताकि सबको लगे कि हमला शायन लोगों ने किया है। मेकबुई आगे कहते हैं, अगर तुम अपने साथियों को बचाना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने पैर के ठीक होने का इंतजार करना होगा। तभी उनकी पोती लूना रोसा वहां आती है। मेकबुई टॉम से कहते हैं कि वो जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता है, तब तक लूना रोजा उसका ध्यान रखेगी। लूना रोजा को देखकर टॉम उसे पसंद करने लगता है। रात होते ही पूरा शायन कबीला जश्न मनाने लगता है। सभी लोग नाचते गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। उन्हें देखकर निक भी कल्पना करने लगता है कि वो मैरी के साथ खुशी से डांस कर रहा है। उधर टॉम और उसके साथी भी लूना रोजा के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद टॉम झाड़ियों से हरी बेरियां तोड़कर खाने लगता है, लेकिन लूना रोजा उसे तुरंत रोक देती है। हालांकि तब तक मैरी पहले ही काफी सारी हरी बेरियां खा चुकी थी, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। अगली सुबह मेकबुई टॉम से कहते हैं कि उनके सैनिकों को उसके साथियों के बारे में पता चल गया है, अब वो चाहे तो उनके पास जा सकता है। इसके बाद मेकबुई एक खास बर्ड व्हिसल निक के गले में डाल देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें कभी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो बस इसे बजा देना। टॉम और उसके साथी लूना रोजा को आखिरी बार अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें विल्सन और उसके साथी मिलते हैं, लेकिन टॉम को लगता है कि वो भी ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्री हैं। विल्सन झूठ बोलते हुए कहता है, शायन कबीले के लोगों ने ट्रेन पर हमला कर दिया था, लेकिन हम किसी तरह बचकर निकल आए। बाकी यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो हमारे साथ चल सकते हो। बिना कुछ सोचे समझे टॉम और उसके साथी विल्सन के साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें फॉरेस्ट गार्ड्स मिलते हैं। गार्ड्स को देखकर विल्सन घबरा जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें डाकुओं की सच्चाई पता नहीं चलती और वो लोग चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद विल्सन एक बड़ी चट्टान हटवाकर छुपा हुआ दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे के पीछे एक विशाल खदान थी। ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्री को वहीं कैद रखकर काम करवाया जा रहा था। अब विल्सन टॉम और उसके साथियों को भी जबरदस्ती काम पर लगाने का आदेश देता है। तभी एक डाकू निक को देखकर पूछता है कि उसका क्या किया जाए। विल्सन उसे मार डालने के लिए कहता है, लेकिन मैरी तुरंत उसे रोक देती है। वो कहती है, मैं निक की व्हील चेयर पर पानी रखकर सब लोगों को पानी पिलाऊंगी, तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं है। विल्सन कुछ सोचने के बाद डाकू से कहता है, अभी के लिए इसे जिंदा छोड़ दो, लेकिन अगर ये कोई परेशानी खड़ी करे तो इसे तुरंत मार देना। उसी दौरान स्पार्की मौका देखकर खदान से भाग जाता है। कुछ देर बाद एलेनोर की नजर टॉम और उसके साथियों पर पड़ती है। निक को सही सलामत देखकर उसे बहुत राहत मिलती है। वो मैरी को निक का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहती है। उधर काम करते समय टॉम के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। ये देखकर एक डाकू गुस्से में उसे कोड़े से मारने लगता है। एलेनोर उसे बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन डाकू उस पर भी हमला करने लगता है। तभी अचानक एक आदमी आकर उस डाकू को रोक देता है। दरअसल वो आदमी टॉम का अंकल नाइल था। डाकू गुस्से में नाइल को पीटने लगते हैं, लेकिन तभी विल्सन आसमान में गोली चलाकर उन्हें रोक देता है। वो नाइल से कहता है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और अगर दोबारा कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद डाकू नाइल को जेल में बंद कर देते हैं। टॉम और मैरी ने काफी समय से नाइल को नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते और दूसरी तरफ नाइल भी अपने भतीजे और भतीजी को पहचान नहीं पाया था। अब मैरी निक के साथ मिलकर सभी कैदियों को पानी पिलाने लगती है, जबकि टॉम बाकी मजदूरों की तरह खदान में काम करने लगता है। उधर स्पार्की खदान से भागकर रेगिस्तान पार कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। उससे बचने के लिए स्पार्की भागते भागते फॉरेस्ट गार्ड्स के ठिकाने तक पहुंच जाता है। रात होने पर टॉम और बाकी सभी कैदी बैठकर खाना खाने लगते हैं। टॉम परेशान होकर पूछता है, आखिर हमें कब तक इसी तरह मजदूर बनकर काम करना पड़ेगा। इस पर लोको पायलट उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रेलवे को पता चलेगा कि ट्रेन पर हमला हुआ था, वो हमें ढूंढने जरूर आएंगे। लेकिन तभी टिकट चेकर कहता है, मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन ट्रेन हमले का पता लगाकर हमें ढूंढने में रेलवे को कम से कम 1 महीना लग जाएगा और मुझे नहीं लगता कि हम इतने लंबे समय तक जिंदा बच पाएंगे।
उसी दौरान डाकू नाइल को भी खाना खाने के लिए वहीं छोड़ जाते हैं। एलेनोर नाइल को अपनी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन टॉम को नींद नहीं आती। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि वो अपनी बहन को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकालेगा। कुछ देर बाद मैरी की भी आंख खुल जाती है। वो समझ जाती है कि टॉम बहुत परेशान है। मैरी उससे बात करके उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता। वो उदास होकर कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सही सलामत अंकल नाइल के पास ले जाऊंगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ तक कि हमने निक को भी मुसीबत में डाल दिया। मैरी प्यार से कहती है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और निक तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि तुम सब ठीक कर दोगे। मैरी की बातें सुनकर टॉम भावुक हो जाता है और खुशी से उसे गले लगा लेता है। अगली सुबह सभी लोग फिर से काम पर लग जाते हैं। अचानक एक बड़ा पत्थर नाइल के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन एलेनोर उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद नाइल और एलेनोर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उधर लोगों को पानी पिलाते समय मैरी को वहां फिर वही हरी बेरियां दिखाई देती हैं, जिन्हें खाने से उसका पेट खराब हुआ था। तभी एक डाकू उसे पानी लेकर टावर पर जाने का आदेश देता है, लेकिन निक व्हील चेयर पर था, इसलिए उसे टावर तक नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए टॉम निक को नाइल के पास छोड़ देता है और खुद मैरी के साथ टावर की तरफ चला जाता है। उसी दौरान विल्सन अपने साथी से कहता है, इस हफ्ते हमें खदान से बहुत ज्यादा सोना मिला है। अब हम यहाँ ज्यादा दिन काम जारी नहीं रख सकते। 2 दिनों के अंदर इस पूरी खदान को तबाह कर देना होगा और इसके साथ सभी कैदियों को भी मार देना। टॉम और मैरी छुपकर विल्सन की सारी बातें सुन लेते हैं। रात होते ही वो बाकी कैदियों को विल्सन की पूरी साजिश बता देते हैं। टॉम कहता है, शायन कबीले के लोग हमारे दोस्त हैं। अगर हम उनसे मदद मांग पाए तो वो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम में से किसी एक को खदान से बाहर निकलना होगा। तभी मैरी सबको वो हरी बेरिया दिखाती है। इसके बाद टॉम बाकी लोगों के साथ मिलकर भागने का एक प्लान बना लेता है, लेकिन रात में भी मैरी को स्पार्की की बहुत चिंता हो रही थी। इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तब टॉम उसे समझाते हुए कहता है, स्पार्की बहुत होशियार है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं फादर की तरह वायलिन बजाता हूँ, शायद इससे तुम्हें नींद आ जाए। इसके बाद टॉम वायलिन बजाने लगता है। उसकी धुन सुनकर आसपास सो रहे सभी लोग जाग जाते हैं। तभी नाइल भावुक होकर कहता है, मेरे भाई को यह धुन बहुत पसंद थी। ये सुनकर मैरी तुरंत नाइल को अपने फादर की फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही नाइल हैरान रह जाता है। वो कहता है, मुझे ये दिन आज भी याद है। रेलवे में मेरे भाई का पहला दिन था। वो मुझे ट्रेन दिखाने अपने साथ ले गया था। अब टॉम और मैरी समझ जाते हैं कि नाइल ही उनके असली अंकल हैं। तीनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हो जाते हैं। नाइल उन्हें बताता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी उन्हें लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने ट्रेन पर हमला करके उसे कैद कर लिया। ये सुनकर टॉम और मैरी खुशी से नाइल को गले लगा लेते हैं। अगली सुबह मैरी चुपके से पानी में हरी बेरियां मिला देती है और वही पानी डाकुओं को पिला देती है। कुछ ही देर में सभी डाकुओं का पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम की तरफ भागने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर टॉम और मैरी निक को लेकर ट्रॉली में बैठ जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन विल्सन उन्हें देख लेता है और तुरंत कुछ डाकुओं को उनके पीछे भेज देता है। भागते समय अचानक टॉम की ट्रॉली का एक पहिया निकल जाता है, लेकिन वो निक की व्हील चेयर की मदद से ट्रॉली को गिरने से बचा लेता है। इसी दौरान एक डाकू उनकी ट्रॉली पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी नाइल पीछे से आकर उसे रोक देता है। दूसरा डाकू नाइल को पीटते हुए टॉम पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइल उसे भी रोक देता है। उधर टॉम एक लीवर खींचकर अपनी ट्रॉली का ट्रैक बदल देता है और फिर नाइल दोबारा लीवर खींच देता है, जिससे डाकुओं की ट्रॉली दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। इस तरह टॉम और उसके साथी सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं, लेकिन डाकू गुस्से में नाइल और बाकी कैदियों को जेल में बंद कर देते हैं। उधर निक मेकबुई द्वारा दी गई बर्ड व्हिसल बजाकर शायन कबीले को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रेगिस्तान के बीचों बीच थे, इसलिए शायन कबीले तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती। टॉम अपने साथियों के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन बार बार व्हिसल बजाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आता। अब टॉम और उसके साथी उम्मीद खोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए वो एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक स्पार्की फॉरेस्ट गार्ड्स को लेकर वहां पहुंच जाता है और उसी समय शायन कबीले के लोग भी वहां आ जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स को लगता है कि शायन लोग उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत अपने हथियार निकालकर तैयार हो जाते हैं। टॉम और मैरी तुरंत फॉरेस्ट गार्ड्स को समझाते हैं कि शायन कबीले के लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उनके दोस्त हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने ही बर्ड व्हिसल बजाकर शायन लोगों को मदद के लिए बुलाया था। टॉम और मैरी की बात सुनकर फॉरेस्ट गार्ड्स शायन कबीले पर हमला नहीं करते। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर टॉम से कहते हैं, तुम्हारे साथियों को बचाने के लिए हमें उस बड़ी चट्टान को पार करके खदान के अंदर जाना होगा।
लेकिन अगर उसी समय डाकुओं ने खदान में धमाका कर दिया तो अंदर मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी मेघबुई आगे आते हैं और कहते हैं, हमें अंदर जाने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है। मेरे साथी चट्टानों के रास्ते अंदर जाकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे और फिर हम सब मिलकर डाकुओं को सबक सिखाएंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर उनकी बात मान लेते हैं और सभी लोग खदान की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ डाकुओं ने पूरी खदान में डायनामाइट बिछा दिए थे। अब वो सारा सोना लेकर वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद टॉम और उसके साथी खदान के बाहर पहुंच जाते हैं। शायन कबीले के लोग चट्टानों पर चढ़कर चुपके से खदान के अंदर घुस जाते हैं। वो कुछ डाकुओं को बेहोश करके मुख्य दरवाजा खोल देते हैं। इसके बाद टॉम, उसके साथी और बाकी शायन लोग खदान के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक डाकू उन्हें देख लेता है। वो तुरंत रस्सी काटकर दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट गार्ड्स अंदर नहीं आ पाते। अब शायन कबीले के लोग डाकुओं से भिड़ जाते हैं और दोनों तरफ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर टॉम और उसके साथी निक को ढलान के पास छोड़कर कैदियों को छुड़ाने के लिए जेल की तरफ भागते हैं, लेकिन जेल पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी डाकुओं के पास थी। एलेनोर टॉम और उसके साथियों को छिप जाने के लिए कहती है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं मानता। वो सीधे डाकू के सामने जाकर उससे चाबी छीनने की कोशिश करता है। मैरी भी उसकी मदद करने लगती है। तभी स्पार्की अचानक डाकू के पैर पर काट लेता है, जिससे उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है। चाबी लूना रोजा को मिल जाती है। वो टॉम के साथ मिलकर कैदियों को आजाद करने के लिए भागने लगती है, लेकिन तभी डाकू उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मेघबुई तुरंत उसके सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लूना रोजा अपने दादा को लड़ते देखकर डर जाती है। वो टॉम को चाबी देकर मेघबुई की मदद करने चली जाती है, लेकिन तभी डाकू मेघबुई को जमीन पर गिराकर लूना रोजा को पकड़ लेता है। उधर टॉम सभी कैदियों को जेल से आजाद कर देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि आसपास मैरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ डाकू लगातार मेघबुई पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी स्पार्की की मदद से फॉरेस्ट गार्ड्स भी खदान के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी डाकू डर जाते हैं और हमला करना बंद कर देते हैं। उधर विल्सन सारा सोना गाड़ी में भर रहा था और मैरी उसके पास खड़ी थी। नाइल तुरंत मैरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन विल्सन मैरी को पकड़कर उसके सिर पर बंदूक तान देता है। वो धमकी देते हुए कहता है, अगर कोई भी मेरे करीब आया तो मैं इस बच्ची को जान से मार दूंगा। ये देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है। वो ढलान पर अपनी व्हील चेयर को आगे पीछे करना शुरू कर देता है। अचानक उसकी व्हील चेयर तेजी से ढलान से नीचे उतरने लगती है और सीधे विल्सन से टकरा जाती है। टक्कर लगते ही विल्सन जमीन पर गिर जाता है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और वो अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोने से भरे भारी बैग उसके ऊपर गिर पड़ते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उधर ढलान से गिरने की वजह से निक भी बेहोश हो गया था। मैरी और नाइल उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता। तभी निक को एक सपना दिखाई देता है। उस सपने में एक विशाल बफेलो उसके सामने खड़ा था। निक उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता। तभी उसे मैरी की बातें याद आती हैं। मैरी ने कहा था, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये याद आते ही निक हिम्मत जुटाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बफेलो को छू लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसका सपना टूट जाता है और उसे होश आ जाता है। निक को होश में देखकर सभी लोग खुशी से भर जाते हैं। इसके बाद मेघबुई निक से कहते हैं, भले ही तुम बोल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम एक असली बफेलो किड हो। कुछ समय बाद सभी लोग दोबारा ट्रेन में बैठने की तैयारी करने लगते हैं। तभी नाइल टॉम और मैरी से कहता है, मैं एलेनोर के साथ अपना परिवार बसाना चाहता हूँ और अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं निक को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर टॉम और मैरी बेहद खुश हो जाते हैं। फिर एलेनोर प्यार से निक से पूछती है, क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहोगे? निक इमोशनल होकर मुस्कुराने लगता है और इशारे में हाँ कह देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से भर जाते हैं। आखिरकार उन सभी को एक नया और खुशहाल परिवार मिल जाता है और इसी के साथ बफेलो किड्स की कहानी एक खूबसूरत और इमोशनल हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।